Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Mohammad Usaid Rehan and you're watching Study with Usaid. लास्ट टाइम हमने कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप्स पढ़े और हमने देखा कि मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स असल में हैं क्या। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स। तो बच्चों, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा कि उसकी असल में लफ्ज की मॉर्फोलॉजी क्या है, लफ्ज कन्वे क्या करता है, आज हम प्रोटीन को देखेंगे कि क्या ये क्या लफ्ज कन्वे करता है। तो प्रोटीन असल में ग्रीक का एक वर्ड है प्रोटियोज, उससे डिराइव्ड है, उससे निकला हुआ है। और इस प्रोटियोज लफ्ज का मतलब है प्राइम और फर्स्ट। प्राइम या फर्स्ट, प्राइम या फर्स्ट का इधर मतलब क्या है असल में। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह इसको हम प्राइम या फर्स्ट का मतलब इससे यह साबित होता है कि सबसे पहले प्रोटीन आता है। जब हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन आता है, जिसकी ममेलियन सेल के अंदर 18% और बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% होता है। मतलब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फाउंड टू अकर इन अ सेल। अच्छा बच्चों, दूसरी बात है कि ये 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ अ सेल है, यानी कि एक खुश्क सेल का जिसमें पानी ना हो उसका 50% प्रोटीन कंपोज करता है। मतलब कि ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल प्ले करता है। अच्छा बच्चों, तीसरी जो बात है वो ये है कि प्रोटीन्स बने किस चीज से होते हैं। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड्स। ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड किस चीज से बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाज़ औक़ात सल्फर भी पाया जाता है। और सल्फर जिन अमाइनो एसिड्स के अंदर पाया जाता है वो हमारे मुताबिक या हमारी बुक के मुताबिक मिथायोनिन और सिस्टीन है। मिथायोनिन जो है ना बच्चों, वो जब आप हीमोग्लोबिन की चेन्स पढ़ेंगे ना 4, तो उनका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है ना, एक चेन का पहला अमाइनो एसिड जो होता है वो मिथायोनिन होता है। और सिस्टीन डाइसल्फाइड ब्रिजेस कंपोज करता है, यानी कि जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन्स के, तो सिस्टीन डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाते हैं असल में। तो सल्फर कंटेनिंग हुए मिथायोनिन और सिस्टीन, मगर सल्फर कंटेनिंग बहुत कम है। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन के भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के भी हो सकते हैं। मसलन इंसुलिन कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अच्छा बच्चों, बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना प्रोटीन्स का, वो तो अमाइनो एसिड्स हैं। और अमाइनो एसिड्स प्राइमरी तौर पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। सल्फर किसी किसी में आएगा, वो मैंने बता दिया, मिथायोनिन और सिस्टीन। ये बात ध्यान रखनी है, मगर जो प्राइमरी जिससे कंपोज होते हैं वो ये 4 चीजें ही हैं। अच्छा, तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इस लफ्ज को जरा गौर से देखना है। अमाइनो, अमाइन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, NH2 की तरफ। एसिड्स, एसिड्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH की तरफ। एसिड्स का लफ्ज ना मुझे कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अमाइनो का लफ्ज मुझे अमाइन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स हमारी पीटीबी के मुताबिक ये 3 लाइंस मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है एमडी कैट के। कैसे, वो आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड इन सेल्स एंड टिश्यूज। यू हैव टू से 170। इट मींस 170 आर फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। जो सेल्स और टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं वो 170 हैं, बट 25 among these 150 are constituent of proteins। इनमें से 170 में से जो 25 है ना वो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। मगर ज्यादातर प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्रोटीन्स पाई जाती है, वो इन 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनती है। यानी कि वो 10,000 प्रोटीन्स जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं वो इन 20 टाइप से बनती है। मगर वैसे प्रोटीन्स कितने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से बनती हैं, वो है 25।
और अगर ओवरऑल पूछा जाए जो कि सेल्स और टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं तो वो है 170। अच्छा बच्चों, इन 20 टाइप्स में से इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं और नॉन इसेंशियल भी हैं। इसेंशियल भी 10 हैं और नॉन इसेंशियल भी 10 हैं। नॉन इसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, यानी कि हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते एज अ सप्लीमेंट, वो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है। मगर जो बाहर से आते हैं सप्लीमेंट के तौर पे वो बॉडी के लिए इसेंशियल है और वो भी 10 ही है। ये एक पॉइंट आपने याद रखना है। इन 20 में से 10 के हैं इसेंशियल और 10 के हैं नॉन इसेंशियल। स्ट्रक्चर देखा जाए अगर अमीनो एसिड का, तो ये जो बीच में एक कार्बन नजर आएगा आपको, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बेसिकली अल्फा पुराने वक्त में आईयूपीएसी से पहले जब हम नेमिंग करते थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस वक्त हम यूज करते थे। इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होने वाला पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, क्योंकि जहां एक ही कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है और दूसरी तरफ अमीनो ग्रुप अटैच है। ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और नीचे की तरफ आर है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल है। आर चेंज होने से ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं, यानी कि इन 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स में आर जो ग्रुप होगा वो वेरी करेगा। मसलन अगर आर हाइड्रोजन हो तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, अगर यही आर CH3 हो तो बच्चों ये एलानिन बन जाएगा, और अगर यही आर ग्रुप CH2OH हो तो ये सिराइन बन जाएगा। सिराइन कह लें या सिरीन कह लें। अब सिरीन हम पढ़ेंगे लिपिड्स के अंदर, वहां पे फास्फेटिडिक एसिड जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर सिरीन का तस्करा होगा। बस आपने अभी तक ये याद रखना है कि सिरीन CH2OH अगर लगेगा आर की जगह तो फिर सिरीन बनेगा। अच्छा बच्चों, इसमें एक जो जबरदस्त बात है ना वो ये है कि एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ जब कंडेंस करता है या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, जो हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, यानी कि दो मोनोमर्स या दो अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन किए और वाटर निकला और वो दोनों आपस में जुड़ गए, उससे हमारे पास एक डाइपेप्टाइड बनता है। डाइपेप्टाइड मसलन कि ये मेरे पास एक अमीनो एसिड था और ये एक दूसरा अमीनो एसिड था, इसमें आर की जगह H लगा है तो ये ग्लाइसिन, इसमें आर की जगह CH3 लगा है तो ये एलानिन। जब ये दोनों पास है बच्चों तो ध्यान से बात सुननी है, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का H, हाइड्रोजन इधर से अमीनो ग्रुप से और कार्बोक्सिल ग्रुप से OH, ये दोनों मिलके ना डिहाइड्रेट हो गए, यानी कि वाटर इधर से रिलीज हो गया, और कार्बन ने और नाइट्रोजन ने आपस में एक लिंक क्रिएट किया जिसको हम पेप्टाइड लिंक या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये ग्लाइसिन था, ये एलानिन, जो नया प्रोडक्ट बना हमारे पास उसको हम कहेंगे ग्लाइसल एलानिन, और पेप्टाइड लिंकेज बना कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। ये आपने बात याद रखनी है कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज बना। अच्छा बच्चों, इसी तरह ट्राइपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और मैनी मोर्स ऐसे बनते रहते हैं। कैसे? क्योंकि इधर से एक कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है जो कि उधर से आने वाले अमीनो ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करेगा, इधर से एक अमीनो ग्रुप फ्री है जो कि इधर से आने वाले कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच करेगा। तो इसी तरह ये सफर चलता रहेगा, ट्राइपेप्टाइड्स, टेट्रापेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स बनते रहेंगे। ये तो हुआ जी पेप्टाइड बॉन्ड की कहानी। अमीनो एसिड कहा जाता है कि 10,000 या इससे ऊपर अगर अमीनो एसिड्स हो ना तो फिर वो एक प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि अगर लेस देन 10,000 हो तो पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, उसको हम प्रोटीन नहीं कहेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स है ना वो बेसिकली 4 है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का वो वाला स्ट्रक्चर, अगर वो आपसे एमसीक्यू पूछे कि कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का ऐसा है जो कभी भी लॉस्ट नहीं होता, यानी कि पीएच की वजह से या टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो लॉस्ट नहीं हो सकता, जो जा ही नहीं सकता, तो आपने कहना है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बाकी सारे लॉस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्शियरी स्ट्रक्चर में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मेरे पास हीमोग्लोबिन थी, ज्यादा टेम्परेचर हो गया या पीएच बढ़ गई तो हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी से टर्शियरी में आई, टर्शियरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से प्राइमरी में, प्राइमरी से उसने कहीं नहीं जाना,
वो प्राइमरी में रहेगी, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर है, ये रहता ही है हर प्रोटीन के अंदर, ये नहीं जाता भी। मगर वो जो प्रोटीन होगा वो अपना फंक्शन, चाहे वो फंक्शनल रोल हो उसका, चाहे स्ट्रक्चरल रोल हो, अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देगा। ये बात याद रखनी। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में वो कहता है जी कि ये इंफॉर्मेशन क्या देता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन देता है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, कि कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं और किस सीक्वेंस में वो अटैच है। दूसरी बात वो कहता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कैसे हमें पता चलता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बच्चों सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पता चलती है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, डीएनए के अंदर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा वो ही असल में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स होगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करेंगे तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगी। यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर को चेंज करने से एक अमीनो एसिड, चाहे वो पहले फॉर एग्जांपल ए नाम हो उसका, तो अगर हम ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दें तो उसी अमीनो एसिड का नाम फिर ए नहीं रहना, उसका नाम बी या सी हो जाएगा। वो अपना जो स्ट्रक्चर होगा वो ही खो बैठेगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिर्फ चेंज करने से। तीसरी बात है कि एफ सेंजर एक साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक सेंजर, उसने सबसे पहली दफा डिटरमिन की सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन। उसने कहा कि इंसुलिन के अंदर दो चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, एक चेन को अल्फा चेन, दूसरी चेन को बीटा चेन कहा जाता है। जो अल्फा चेन होती है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स, बीटा चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, उसने कहा कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो दोनों के अंदर वो 49 होते हैं। अब ये कैसे पता लगा? एमकैट में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। अगर तो अमीनो जो भी प्रोटीन हमारे पास हो, जैसे इंसुलिन, उसकी कितनी चेन्स हैं? उसकी 2 चेन है। अगर तो उसकी चेन्स एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस टोटल नंबर ऑफ चेन्स इज इक्वल टू पेप्टाइड बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मेरे पास थे 21, 30, 51 अमीनो एसिड्स। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इंसुलिन में कितने हैं? 51 अमीनो एसिड्स। ए का मतलब है अमीनो एसिड्स। तो 51 अमीनो एसिड्स माइनस टोटल नंबर ऑफ चेन्स जो कि 2 थी, 51 माइनस 2 इज इक्वल टू 49। इसी तरह हमारे पास औरों के पेप्टाइड बॉन्ड्स निकल जाते हैं। अच्छा, फिर उसने तज़किरा किया हुआ उधर ही हीमोग्लोबिन का। पहले वो कहता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें 10,000 प्रोटीन लगभग पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का उसने बताया जी कि हीमोग्लोबिन 4 चेन्स पे कंपोज होती है, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स। हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब है 2 अल्फा चेन्स के अंदर 282 अमीनो एसिड्स हो गए। हर एक बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। 2 बीटा चेन्स के अंदर कितने अमीनो एसिड्स हुए? 292 अमीनो एसिड्स। ये याद करना है, ये आ जाता है, कोई भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है, बुक की लाइन हो, कंसेप्ट हो, आ जाता है। इसके पेप्टाइड बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करनी है? दोबारा वही फार्मूला लगाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइनस टोटल नंबर ऑफ चेन्स। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स थे मेरे पास 574 और चेन्स कितनी थी हीमोग्लोबिन के अंदर? 4 चेन्स। 574 माइनस 4, 570 पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे हीमोग्लोबिन के अंदर। अच्छा, तो बच्चों पॉइंट म्यूटेशन चैप्टर नंबर 22 में वो एक चीज डिस्कस करता है, सॉरी चैप्टर नंबर 20 में, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 पीटीबी की बुक, वो पॉइंट म्यूटेशन का तज़किरा करता है। इधर हमने बस थोड़ा सा उसको देखना है। जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है ना, बाज़ औक़ात क्या होता है कि बीटा चेन में 6th नंबर अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, यानी कि उधर ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड होता है 6th नंबर के ऊपर बीटा चेन में, वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किससे? एक और अमीनो एसिड से जिसका नाम है वलीन। वलीन जब ग्लूटामिक एसिड की जगह आता है तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है बच्चों। एक अमीनो एसिड गया नहीं, रिप्लेस हुआ, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया है वलीन ने, बाहर से आके वलीन ने रिप्लेस कर दिया। रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया यहां से, सिर्फ थोड़ी सी बात से, पॉइंट म्यूटेशन से। म्यूटेशन का मतलब है तब्दीली आना, छोटी सी तब्दीली से रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। इस बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया एंड इट इज अ हेरिडेटरी डिसऑर्डर। ये एक मौसीयती बीमारी है, विरासत से ये बच्चे की तरफ आती है, सिकल सेल एनीमिया।
तो पॉइंट म्यूटेशन ये है कि छठे नंबर ऑफ अमीनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट रिप्लेस हो गया वलीन से। अच्छा बच्चों, अगला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आमतौर पे जो प्रोटीन होता है ना वो स्ट्रेट नहीं होता, वो अपने आप को क्वाइल कर लेता है। क्वाइलिंग का मतलब है, अगर आप समझ सकें, क्वाइलिंग का मतलब है ऐसे, यानी कि वो हेलिकल शेप, बालदार शेप में चला जाता है। ये उसने अपने आप को क्वाइल कर लिया, फॉर एग्जांपल ऐसे, और इधर से ऐसे। ये एक किस्म की बच्चों बालदार शेप होगी अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड ने अपने आप को ऐसे बाल दे दिए, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है ना हेलिकल शेप, इसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। तो वो कहता है कि जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो स्ट्रेट नहीं रहता जैसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है। ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, या बेंड कर लेता है, या कॉइल कर लेता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शेड। अल्फा हेलिक्स तो होता है ये, बीटा प्लेटेड शेड ना कुछ इस तरह का होता है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरह का ना कुछ बीटा हेलिक्स होता है, जो ब्लू में मैं बना रहा हूं। इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फोल्ड हो रही है एक दूसरे के ऊपर, फोल्ड हो रही है, फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अल्फा हेलिक्स जो है ना वो एक यूनिफॉर्म जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक टर्न के बाद 3.6 अमीनो एसिड्स रिपीट होंगे, यानी कि एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स आएंगे, अगले टर्न में भी 3.6 अमीनो एसिड्स आएंगे। वो आपको कहता है 10 टर्न के अंदर कितने अमीनो एसिड्स आएंगे, आपने कहना है 36। पर अगर वो पूछे एक टर्न के अंदर कितने अमीनो एसिड्स आएंगे, आपने कहना है 3.6। दो टर्न के अंदर कितने आएंगे? 7.2 अमीनो एसिड्स। अच्छा बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल में केराटिन आता है, जो कि नेल्स के अंदर और हेयर्स के अंदर और घोड़ों के हूव्स, जो उनके चौपायों के नीचे वो लगे होते हैं, उनके अंदर जो हूव्स के अंदर पाया जाता है प्रोटीन, उसको हम केराटिन कहते हैं। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में बारहा एमडी कैट में एमसीक्यूज आता है। बच्चे टर्शरी स्ट्रक्चर को और क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर को मिंगल कर देते हैं एक दूसरे के अंदर, उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आता। बच्चों टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग और फोल्डिंग इन एक्वस मीडियम टू फॉर्म 3D ग्लोबुलर शेप। यानी कि यही अमीनो एसिड की चेन फोल्ड हो जाएगी और बेंड हो जाएगी एक 3D ग्लोबुलर शेप, ग्लोबुलर किस्म का ना, ग्लोब किस्म का, जो आपने देखा हो ऑफिस के अंदर भी पढ़ा होता है, दुनिया का उन्होंने रखा होता है नक्शा, ग्लोब, उस किस्म का ना एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, 3D ग्लोबुलर शेप कहते हैं उसको हम कहते हैं टर्शरी कंफर्मेशन और टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कहता है स्टेबल स्ट्रक्चर वो है जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर की जानिब धंसा हो और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट बाहर की जानिब हो। अच्छा बच्चों, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपस में इनको जोड़ के रखती है, यानी कि लिंक कौन सा होता है इसके अंदर जो आपस में इस चेन को या इस बीटा प्लेटेड शीट को जोड़ के रखता है, तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक हो गया। इसी तरह ही प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर डाइसल्फाइड ब्रिजेस और पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी होती है? लिंकेजेस कौन कौन से होते हैं? वो होता है आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है जी मियोग्लोबिन, जिसको हम मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और ऑक्सीजन स्टोर करता है मसल्स के अंदर। अच्छा बच्चों, लास्ट है जी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो थी ना वो एक ही चेन थी जो बेंड हुई अपने ऊपर ही और फिर फोल्ड हो गई और उसने ग्लोबुलर शेप बना दी। मगर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो एक चेन नहीं थी, वो एक चेन नहीं थी या वो कोई दो चेन्स नहीं थी। इट इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ चेन्स बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ना, जब ज्यादा सारी चेन्स इकट्ठी हो जाए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की मदद से, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है। यानी कि बहुत सारी टर्शरी स्ट्रक्चर्स थे वो आपस में मिल गए, उन्होंने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना दिया।
एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, उसको हम कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए इट इज फाउंड बाय मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्रीगेटेड और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। इसमें जो इंटरेक्शंस होंगी वो एक तो हाइड्रोफोबिक होती है जो मेन होती है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये इनमें पाई जाती है। एग्जांपल में आता है जिसकी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो बच्चों एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्वार्टरनरी होती है, मगर हीमोग्लोबिन जब अपना फंक्शन यानी कि कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन आके हीमोग्लोबिन को डैमेज करेगा, इतनी हद तक डैमेज कर देगा कि हीमोग्लोबिन फर्दर ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकेगा, तो फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। वैसे हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में ही होता है। अगली बात जो है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड की पहले बात करूं, पीएच में चेंज आएगी ना तो आयनिक बॉन्ड टूटने लग जाएगा, डिनेचर होने लग जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेचर की वजह से टूट जाता है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर। अब बात यह है जी प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, उनमें हमारे पास दो तरह के प्रोटीन्स हैं जो दो क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। यहां पे फीचर्स लिखे हैं और यहां पे फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। अच्छा, शेप की पहले बात आए तो शेप कैसी होती है? फाइब्रस जो होती है ना, इनकी फिब्रिलल शेप होती है। फिब्रिलल का मतलब क्या है? फिब्रिलल का मतलब है धागानुमा या फिलामेंटस, ऐसे 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 ही एक और होगी इसके ऊपर, यानी कि ऐसी धागानुमा और बालदार किस्म की फिलामेंटस, उसको हम फिब्रिलल शेप कहते हैं। ग्लोबुलर शेप होगी स्फेरिकल, दायरानुमा और इलिप्सॉइड या बेजवी शक्ल की, अंडे के जैसी इलिप्सॉइड होगी या स्फेरिकल दायरानुमा। अगली बात, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? फाइब्रस के अंदर ना ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडरी है, मगर ग्लोबुलर के अंदर ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टर्शरी है, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोसेस करते हैं मोस्टली और ग्लोबुलर प्रोटीन्स टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोसेस करते हैं मोस्टली। सॉल्युबिलिटी की बात है, सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम, तो फाइब्रस इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडियम के अंदर, हाइड्रोफोबिक होते हैं, और ग्लोबुलर सॉल्युबल हो जाते हैं किसके अंदर? एक्वस मीडियम के अंदर। नेचर की बात हो तो बच्चों फाइब्रस जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इसको आप क्रिस्टल की शक्ल में नहीं लेके आ सकते। ग्लोबुलर जो होते हैं ये क्रिस्टलाइन हो सकते हैं, ये क्रिस्टल की शक्ल में आ सकते हैं। इलास्टिसिटी फाइब्रस, फाइब्रस के नाम से जाहिर है कि ये इलास्टिसिटी शो करेगा, तो इलास्टिसिटी फाइब्रस शो करता है और ग्लोबुलर इलास्टिसिटी शो नहीं करता। रोल की बात की जाए तो फाइब्रस जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, जबकि ग्लोबुलर जो है ये फंक्शनल रोल प्ले करता है। फाइब्रस में वो हम देखेंगे जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, जो किसी चीज को बनाता है, जैसे कि सिल्क फाइबर्स कपड़ों में मदद देते हैं कपड़े बनाने में, तो ये सिल्क फाइबर्स स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं। म्योसिन हो गया, मसल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चरल रोल हो गया। केराटिन, नेल्स, हेयर्स एंड हूव्स ऑफ हॉर्सेस, तो ये भी स्ट्रक्चरल रोल है। फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये भी एक किस्म का स्ट्रक्चरल रोल है। और दूसरी तरफ फंक्शनल रोल कौन से हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन परफॉर्म करती है? उनमें एंटीबॉडीज आ गई जो कि डिफेंड करती है बॉडी को अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस। हार्मोन्स आ गए जो कि रेगुलेट करते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, और एंजाइम्स आ गए जो कि एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर। इसके अलावा बच्चों एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो कि एग व्हाइट के अंदर पाई जाती है। केसीन एक प्रोटीन है जो कि बटन्स के अंदर और बकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बुक में उसने कहा हुआ है कि एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम की मूवमेंट है उसके अंदर भी प्रोटीन हेल्प करती है। इसके अलावा प्रोटीन हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज और डिफरेंट रोल प्ले करती है बॉडी के अंदर। और मेन रोल ऑफ प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, मेन रोल ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का मेन रोल क्या है, तो प्रोटीन का जो मेन रोल है, प्रोटीन का मेन रोल है स्ट्रक्चरल। प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल उसका मेन रोल है, फंक्शनल रोल भी प्ले करती है, मगर जो मेन रोल है प्रोटीन का वो है स्ट्रक्चरल। ये बात आपने याद रखनी है।
तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर प्रोटीन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स के ऊपर बात करेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।